देखिए हम लोग का आज का टॉपिक है लेखा शास्त्र का साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका ये 12th का सिलेबस के हिसाब से है। अगर 11 12 का दोनों सिलेबस है तो 12th में सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका 1 से लेकर 7 तक आपका क्या दिया है, साझेदारी। ठीक है, तो इसमें साझेदारी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले तक आप बिजनेस में भी पढ़े हो साझेदारी, लेकिन बिजनेस में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अकाउंट्स में इसका पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कि साझेदार कौन होते हैं, उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होता है, अगर कोई नया साझेदार एंट्री लिया तो क्या होगा उसका कैलकुलेशन, अगर कोई पहले से है साझेदार निकल गया, रिटायरमेंट हो गया तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सब इसमें पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए साझेदार मींस क्या होगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका साझेदारी कहलाता है। ठीक है, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। तो देखो उसमें क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक अनुबंध के अंतर्गत क्या करते हैं, व्यवसाय में हुए लाभ को पूर्व निर्धारित अनुपात में विभाजित करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन, दो या दो से अधिक एग्रीमेंट हो तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं ना। हाँ, साझेदार संलेख। ठीक है, अभी आगे है उसमें। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए, उसमें आपका अनुबंध होना चाहिए उनके बीच में, और पहले से फिक्स होना चाहिए कि किस रेशियो में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक, तो इसकी विशेषता या फिर तथ्य, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। अगर विशेषता में देखूं तो फर्स्ट, व्यवसाय संचालन व प्रबंध, इसमें क्या होगा, जो भी व्यक्ति इसमें साझेदारी में है वो लोग क्या करेंगे, व्यवसाय का संचालन और प्रबंध करेंगे, या फिर सभी के सभी कर सकते हैं, या फिर कोई जो एक व्यक्ति एक साझेदार को क्या करेगा, एक्टिव रहेगा, वो करेगा इसका प्रबंध। फिर अगला है आपका असीमित दायित्व, जो आपके पार्टनरशिप होते हैं पार्टनर्स होते हैं, उन लोग का जो लायबिलिटीज है वो क्या होता है, असीमित। अगर मान लो आपका कुछ कम पड़ गया पैसा तो आपको क्या करेगा, आपकी निजी संपत्ति से भी इसको क्या करा जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है साझेदारों की संख्या। अब इसमें साझेदारों की संख्या में देखो 1956 में क्या दिया गया था कि जो साझेदारी है उसकी अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 20, और बैंकिंग व्यवसाय में कितनी होनी चाहिए, 10। लेकिन अब इसको चेंज करके अब क्या हो गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 में सभी प्रकार के साझेदारी के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया, 50। अगर मैं संख्या देखूं, ठीक है, अगर 1956 के हिसाब से देखूं तो जो नॉर्मल जो साझेदारी है उसमें कितने होने चाहिए, 20, और बैंकिंग में होना चाहिए था 10 सदस्य होना चाहिए। ये क्या है आपका अधिकतम, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, नॉर्मल में 20 और बैंकिंग में 10। लेकिन आपका जो कंपनी अधिनियम 2013 बोलता है कि कोई सा भी आपका क्या हो, कार्य हो साझेदारी का, अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए उसका, 50 तक होना चाहिए। हाँ, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो 2 से ज्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, इसकी विशेषता में एक वैध व्यवसाय होना चाहिए, वैध मतलब लीगल होना चाहिए। ठीक है, जो कानून को क्या करे, जो भी कानून है उसको फॉलो करके बनाया गया। फिर अगला आपका अनुबंध का होना। अनुबंध मींस क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनके बीच में कि कैसे कैसे रूल रेगुलेशन होगा, कितने रेशियो में लोग प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, बांटेंगे। फिर अगला आपका ऐच्छिक पंजीयन। ऐच्छिक पंजीयन मींस क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, भारतीय साझेदार अधिनियम, ठीक है, इसमें आपका ऐच्छिक पंजीयन होना चाहिए। जैसे आपका कंपनी जो होता है उसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 के उसमें आपको क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। वैसे सेम आपका ये जो साझेदारी है वो कितना होता है, 1932। ठीक है, 1932 आपका जो साझेदार अधिनियम कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट किसकी, कौन सा वाला आपका लगता है इसमें, 1932। ठीक, आप भी आगे कर सकते हैं।
चलो आपका देखो जो कंपनी अधिनियम है वो कौन सा है आपका 2013, जबकि पुराना अधिनियम क्या था 1956। लेकिन अब क्या हो गया आपका 1932। इसके अनुसार किसका है ये अधिनियम, साझेदारी का अधिनियम। ठीक है, आप बंद कर दो तो आपको बंद हो जाएगा। नहीं बंद हुआ, मैं जैसे देखती बंद लगा। तो देखो इसमें इस सिस्टम में क्या क्या देखिए आप लोग। फर्स्ट है क्या होना चाहिए, व्यवसाय का संचालन और प्रबंधन। दूसरा है असीमित दायित्व। ठीक, तीसरा आपका क्या है, साझेदारी की संख्या। और चौथा है आपका वैध व्यवसाय का होना। पांचवा है अनुबंध का होना। और छठवा है आपका ऐच्छिक पंजीयन। आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या करोगे, यहाँ जाके आप क्या करवाओगे, पंजीयन करवाओगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाओगे। दिखाओ आपकी बुक की, नहीं लाई ना आपकी बुक। अब देखो साझेदारों के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उन लोग के अधिकार क्या क्या होंगे। जैसे पहला है आपका क्या चीज, व्यवसाय संचालन में भाग लेने का अधिकार। अब जैसे मान लो हम लोग 3 साझेदार हैं, तो क्या करेंगे, सभी के सब उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें व्यापार के संचालन में। ठीक, सभी को अधिकार होगा। फिर अगला है फर्म की संपत्ति में अधिकार। अब जैसे हम पार्टनर हैं तो हम लोग इसके जो भी फर्म की संपत्ति होगा उसमें क्या होगा, सभी का क्या होगा, राइट्स होगा। ठीक, सभी यूज कर सकते हैं उसको। फिर अगला है आपका पूंजी पर ब्याज। अभी पूंजी पर ब्याज क्या होता है, जब भी साझेदारी फर्म स्टार्ट किया जाता है तो सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में पूंजी लगाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जितना भी पूंजी आप लगाए हो, जैसे मान लो आप 1 लाख लगाए, मैं 2 लाख लगाई। ठीक है, तो हम लोग को मान लो 5% फिक्स है। तो जिस टाइम पे रिटर्न होगा ना पैसा, जब हम लोग को फर्म क्या होगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हम लोग को अपना आपका 1 लाख और 2 लाख तो मिलेगा ही, प्लस क्योंकि हम उसमें पूंजी लगाए हैं तो उसमें ब्याज भी जुड़ के वापस मिलेगा। ठीक है, हाँ ज्यादा लगाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। फिर अगला देखो लाभ हानि में समान अधिकार। यहाँ पर लाभ हानि में समान अधिकार इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपने कोई साझेदार संलेख नहीं बनाया, साझेदार संलेख क्या होता है, एक रिटर्न या फिर ओरल क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि किसको किसको क्या क्या मिलेगा। और अगर आपके फर्म में नहीं बना है तो आपको क्या होगा, जितना भी आप पैसा लगाए रहे हो सभी को क्या होगा, समान अधिकार मिलेगा। मतलब जितना भी लाभ हानि होगा उसमें समान अधिकार होगा। ठीक, जैसे आप 1 लाख लगाए हो, मैं 2 लाख लगाई हूँ, तो हम दोनों को सेम ही प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। ठीक है, इक्वल है अगर कुछ नहीं हुआ तो। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी उसमें। फिर देखो आपका नेक्स्ट है फर्म से निष्कासन। निष्कासन मीन्स क्या होगा, निकाल दो। ठीक, अगर मान लो कोई फर्म साझेदारी का फर्म से निष्कासन केवल बहुमत से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लो हम लोग 10 लोग हैं, अब कोई व्यक्ति का काम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितना जिसका बहुमत होगा, ठीक है, जितना वोटिंग होगा उसके हिसाब से उसको क्या करेगा, रिजल्ट निकलेगा। अगर कम लोग का रहा है तो उसको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, फिर अगला है फर्म छोड़ने की स्वतंत्रता। अब कोई भी इसमें साझेदार क्या होगा, फ्री रहेगा कि अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, साझेदारी को छोड़ सकता है। ठीक, किसी को भी हम बात पढ़ेगा। हाँ, अब इसमें टाइप्स में पढ़ाऊंगी ना, इसमें ज्यादा नहीं है, पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर वो उसमें पढ़नी। हाँ, फिर अगला देखो इसमें क्या लिखा है कि अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। अब ये अतिरिक्त पूंजी क्या होता है आपका, ज्यादा देखो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में लगाए वो आपका कैपिटल कहलाए। ठीक है, जैसे मान लो फिर हमारे फर्म को क्या हुआ और एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत पड़ा, तो अब जो बीच में हम पैसा लगाएंगे ना वो आपका क्या कहलाएगा, आपका अतिरिक्त पूंजी। तो इसमें क्या होगा, आपको एक ब्याज उसके रूप में होता है, लोन के रूप में। ठीक है, हम ही लोग लगा देंगे, जैसे हम पार्टनर्स हैं, अब स्टार्टिंग में लगाया हुआ तो अलग हुआ, कैपिटल हुआ, लेकिन वहीं पर अगर फर्म को क्या हुआ, जरूरत पड़ा इसका और एक्स्ट्रा जो भी कैपिटल का, ठीक, तो उस बीच में अगर मान लो मैं लगा रही हूँ पैसा, तो वो एक लोन के रूप में रहेगा। उसपे मेरे को 6% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, वो कैपिटल में नहीं जुड़ेगा, कैपिटल में नहीं जुड़ेगा, वो लोन के उसमें जुड़ेगा, जबकि इसमें ज्यादा परसेंट रहता है, 6% मिलता है इसमें। ठीक है,
इसमें इतना छोटा छोटा दिए, इतना छोटा तो आता भी नहीं। टू द पॉइंट, एक क्विक रिवीजन के लिए। हाँ देखो अगला आपका लिखा है साझेदारी संलेख, मतलब पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रकार से क्या होता है, अनुबंध होता है, लिखित या फिर मौखिक। लिखित मतलब क्या होगा, रिटर्न में लिखा रहेगा कि किसको क्या क्या मिलना है, क्या क्या नहीं मिलना है, ठीक। और वहीं पर ये मौखिक भी हो सकता है कि हम लोग ने आपस में डिसाइड कर लिया इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। लेकिन जो मौखिक होता है उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता। इसीलिए क्या करते हैं, सभी जो भी पार्टनर्स है वो लोग लिखित क्या रखते हैं, संलेख रखते हैं, साझेदारी संलेख। तो ये अगर ये साझेदार संलेख अगर आपके फर्म में मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ भी चीज आपको नहीं मिलता, सिवाय क्या मिलेगा आपको, ऋण पर ब्याज और दूसरा लाभ हानि में समान हिस्सा। जैसे मान लो यहाँ पर जितने भी साझेदार हैं, ठीक है, मान लो 3 साझेदार हैं। अब वो तीनों में क्या होगा, जैसे मान लो कुछ डिस्प्यूट हो गया, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा पूंजी लगाई हूँ तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई संलेख नहीं हुआ था, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बना था। इसलिए क्या होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहता तो ये बोला जाता है कि जो पूंजी पर ब्याज, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक। किसी भी पार्टनर से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को चाहे वो कितना भी पैसा लगाए, चाहे कम लगाए चाहे ज्यादा लगाए, उसमें प्रॉफिट और लॉस में इक्वल हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और आपका इसमें सिर्फ एक ही चीज आता है, हाँ, वेतन भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो। लेकिन वहीं पर आपका पार्टनरशिप डीड हुआ है तो उसमें लिखा है कि हाँ इसमें वेतन मिलेगा, कमीशन तब तो मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, 2 ही पॉइंट। आपके क्वेश्चन में आया हुआ भी है कि साझेदार संलेख के अभाव में क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, नहीं। आहरण पर ब्याज लिया जाता है क्या, नहीं। वेतन कमीशन दिया जाता है क्या, नहीं। सिर्फ उसको क्या दिया जाता है, एक तो ऋण पर 6% का ब्याज, ठीक, और दूसरा जितना भी प्रॉफिट और लॉस हो उसमें क्या होगा, इक्वल ओवर टेन। बस यही 2 चीज लगता है, 6% का ब्याज। अगर डीड में लिखा है तो नहीं लिखा है, हम लोग के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ना जो लोन दिया है, जो भी पार्टनर क्या होगा फर्म को लोन दिया है उसको बस क्या मिलेगा, 6% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, उसको इक्वल में प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा। जैसे मान लो अभी आपको एग्जांपल दी, मैं लगाई हूँ 2 लाख और आप लगाए 1 लाख, अब टोटल कितना हो गया, मान लो हम लोग को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं 2 लाख लगाई हूँ, आप 1 लाख लगाई हूँ, तो मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो लेकिन हम लोग के बीच में संलेख नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों के बीच में 5-5 हजार पड़ जाएगा, ठीक। इसलिए रिटर्न में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो साझेदार संलेख है उसमें क्या क्या होना चाहिए बोला है। पहला है फर्म का नाम या पता, जो भी आपका फर्म है उसका नाम और पता होना चाहिए उसमें, ठीक। दूसरा है साझेदारों के नाम और पते, कि कितने साझेदार हैं उसमें, अब कहाँ वो रहते हैं, उनका एड्रेस ये होना चाहिए। तीसरा है साझेदार की अवधि, कि आप कितने अवधि के लिए क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हैं। चौथा है आपका पूंजी की मात्रा, कि कौन कितनी पूंजी लगा रहा है, वो भी क्या होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। फिर अगला है व्यापार का स्वरूप एवं सीमाएं, यहाँ पर व्यापार किस लिए आपका व्यापार स्थापित किया गया है उसको यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है आपका पूंजी पर ब्याज, आपको वहाँ पर फिक्स करना है कि जो भी कैपिटल लगाया है उसमें कितना % का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है, 4%, 5%, 6% जो भी। फिर अगला आपका अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। अब यहाँ पर क्या होगा, अतिरिक्त पूंजी मींस क्या होगा, वही जो आप बताया था, हाँ, एक्स्ट्रा वो लोन के रूप में देता है वो, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो कोई अतिरिक्त पूंजी लेके आएगा तो उसपे उसको ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए इसमें, ठीक। फिर अगला है आहरण की सीमा। आहरण मींस क्या होगा, जब कोई साझेदार अपने व्यवसाय से, मतलब कोई फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ क्या करता है, अपने फर्म से क्या करता है, वस्तु या जो भी पैसे रोकड़ वगैरह निकालता है उसको आहरण बोलते हैं। तो इस आहरण पर उसको ब्याज कितना लगेगा ये भी इसमें लिखा होना चाहिए। साझेदार ब्याज देना पड़ेगा ना। हाँ देखो आप, ये जो फर्म है, ठीक है, ये फर्म है और हम 3 जन क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो 5 जन पार्टनर है, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्म में पैसा लगाई हूँ, तो ये जो फर्म है ना
इसका दायित्व होता है मेरे को क्या देना, ब्याज देना, इंटरेस्ट देना। लेकिन अगर मैं इस फर्म से क्या करी हूँ, पैसा ली हूँ, ठीक है, तो मुझे देना पड़ेगा किसको, फर्म को। उन लोग ब्याज पे देंगे पैसा। हाँ ठीक है, तभी होगा। देखो अगर मैं फर्म के दृष्टि से देखूं, ठीक, तो पूंजी पर ब्याज उसके लिए क्या होता है, खर्च, लेकिन आहरण पर ब्याज क्या होता है, उसके लिए आय। ठीक है, तो यही है आपका, उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अब फिर इसके बाद है वेतन या कमीशन, कि अगर मान लो उसमें किस साझेदार को कितना वेतन या कमीशन मिलेगा, वो भी क्या होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर ये सब चीज उल्लेख नहीं है तो सिर्फ साझेदार का सिर्फ दो ही रूल लगेगा, एक तो ऋण पर 6% का ब्याज और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वल बढ़ेगा, चाहे कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, कुछ नहीं मानना है उसमें, सिर्फ एक दो रूल लगता है। ठीक है, बस। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल आप लोग ना 12th का बुक लेके आना, मतलब रखना अपने सामने, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उसको। ठीक है, अभी तो सिर्फ कोई थोड़ा सा बस बताइए साझेदारी का। ठीक।